4 जून 2025 मोहाली पंजाब। 2 दिन पहले ही सीबीआई के चंडीगढ़ ऑफिस में कंप्लेंट होती है। घूस की मांग करी गई है, वो भी 45 लाख। कंप्लेनेंट लिखते हैं कि 1 महीने पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जहां 45 लाख की मांग करी गई मेरा मैटर सेटल करने के लिए, और धमकी दी गई कि अगर ये मैंने घूस नहीं दी तो एक हैवी पेनल्टी लगेगी। सीबीआई दंग रह गई क्योंकि कंप्लेंट एक पॉलिटिशियन के खिलाफ नहीं थी, बल्कि एक इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर के खिलाफ थी जिनकी पोस्टिंग दिल्ली में है। पर इस कंप्लेंट पर एक्ट करने से पहले सीबीआई को जांच करनी पड़ी कि ये भाई सही बात है भी या नहीं, इसलिए उन्होंने एक ट्रैप लगाया। उन्होंने कंप्लेनेंट को बोला कि तुम आईआरएस ऑफिसर से मिलने जाओ और अपनी पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लो। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्लेनेंट सबसे पहले ऑफिसर के एसोसिएट से मिलते हैं और फिर ऑफिसर से पूरी बातों की वो रिकॉर्डिंग करते हैं। वो एक्टिंग करते हैं कि वो घूस देने के लिए तैयार है। ये फाइनलाइज किया जाता है कि घूस दी जाएगी ऑफिसर के एक एसोसिएट को 4 जून को एसोसिएट के मोहाली घर में। उस दिन फिर कंप्लेनेंट मोहाली पहुंचते हैं 25 लाख कैश के साथ, पर वो अकेले नहीं है, उनके साथ कई सीबीआई ऑफिसर्स भी हैं। जैसे ही एसोसिएट कैश एक्सेप्ट करता है, सीबीआई उस बंदे को पकड़ लेती है, जिसके बाद डॉक्टर अमित कुमार सिंघल आईआरएस ऑफिसर को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आप तक बता दें, दिल्ली से सामने आ रही है। आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल की गिरफ्तारी यहां पर हुई है। सीबीआई ने आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया है। और ऑफिसर के घर से सीबीआई को मिलता क्या है? सीबीआई ने जो सीनियर आईआरएस अधिकारी अमित कुमार सिंघल को गिरफ्तार किया है, उसके ठिकानों से 3.5 किलो सोना और 2 किलो चांदी बरामद हुई है। इसके अलावा छापामार कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए कैश भी मिला। अब 2007 बैच के आईआरएस ऑफिसर इधर कैसे पहुंचे? ये बस एक कहानी है अमित कुमार सिंघल की, या फिर करप्शन हमारे सिस्टम में इतना गहरा है कि उनकी कहानी एक्चुअली बहुत कॉमन है। ये आपको पता चल जाएगा अमित कुमार सिंघल के केस से। अब इस करप्शन की कहानी बताने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट टुडेज स्पॉन्सर व्हिच विल हेल्प यू ग्रो योर करियर। अगर आप अपने करियर या फिर स्किल सेट को आगे बढ़ाना चाहते हो, आई वांट टू रेकमेंड यू अ फ्री 2-day वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय आउटस्किल फॉर योर एआई स्किल्स। ये एक एआई फोकस्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जिसको टॉप एआई फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स ने बैक किया है। नॉर्मली इस ट्रेनिंग की वैल्यू करीब 5,000 रुपए होती है, पर मेरी ऑडियंस के लिए कम्प्लीटली फ्री है। ये ट्रेनिंग इस वीकेंड सैटरडे और संडे होगी, सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक, यानी कि 15 घंटे की टोटल एआई ट्रेनिंग। इस प्रोग्राम में आप सीखोगे कि कैसे 20 से ज्यादा एआई टूल्स को यूज करके आप अपने काम को कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हो बिना कोडिंग करे, एक्सेल और प्रेजेंटेशंस में एआई का कैसे यूज कर सकते हो, और नो कोड टूल्स को आप कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए यूज कर सकते हो, एआई एजेंट्स कैसे डेवलप करते हैं, इमेज और वीडियो जनरेशन कैसे करते हैं, और आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे मल्टीपल टाइम्स बूस्ट कर सकते हो। सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, एचआर, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर हो या फिर एंटरप्रेन्योर हो, आपको सीखने को मिलेगा एंड यू कैन अप्लाई दिस लर्निंग्स इमीडिएटली इनटू योर जॉब और योर बिजनेस। 1 लाख से ज्यादा लोग 40 कंट्रीज से इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में। अभी जाओ एंड बुक अ स्लॉट और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। 2019 का समय है मुंबई में। अमित कुमार सिंघल कस्टम्स डिपार्टमेंट में एक जॉइंट कमिश्नर है। इधर वो सनम कपूर से मिलते हैं जो कोपेनहेगन हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और ला पिनोज पिज्जा एक पॉपुलर पिज्जा रेस्टोरेंट चेन के ओनर। अमित सनम को बोलते हैं कि भाई मैं तेरे पिज्जा बिजनेस में तेरे साथ पार्टनर बनना चाहता हूँ। ये पार्टनरशिप में 3 लोग होंगे, सनम, अमित और अमित के एसोसिएट। तीनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि वो फ्रेंचाइजी लेंगे और 3 और आउटलेट्स खोलेंगे। अब इनिशियली पार्टनरशिप अच्छी चलती है, पर 2024 के अराउंड दिक्कतें आने लगती हैं और सनम कहते हैं कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। फिर वो तीनों आउटलेट खरीद लेते हैं जो आईआरएस ऑफिसर चला रहे थे, और ऑफिसर के साथ पूरी बिजनेस एसोसिएशन कैंसिल कर देते हैं। पर 2 महीने बाद 18 फरवरी को सनम के चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। अब इसको सुनते ही सनम शॉक हो जाते हैं। उनके सीए फिर इनकम टैक्स ऑफिस के पास जाते हैं, जहां उनको पता चलता है कि अगर सनम ने इस नोटिस के साथ कंप्लाई नहीं किया तो उनको एक भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। और सीए को ये भी बताया जाता है कि ये नोटिस भेजा गया है क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर डाला गया है। सनम कहते हैं कि क्योंकि मैंने अमित के साथ अपना सारा बिजनेस बंद कर दिया, इसलिए ये एक तरीका था उस ऑफिसर का मेरे खिलाफ बदला लेने का। सनम फिर अमित को कॉल करते हैं और अमित बोलता है कि भाई तू दिल्ली आ मुझसे मिलने, जहाँ मेरी पोस्टिंग है। अप्रैल में उनकी मुलाकात होती है और अमित कहता है कि मैं मैटर सेटल करने के लिए तैयार हूँ अगर तू मुझे 45 लाख देगा।
और अगर नहीं देगा तो एक हैवी पेनल्टी भी लगाऊंगा तुझ पर सनम ये घूस नहीं देना चाहते, इसे वो चंडीगढ़ के सीबीआई ऑफिस में जाते हैं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। सीबीआई भी थोड़ी सरप्राइज है कि एक सीनियर आईआरएस ऑफिसर इस चीज की मांग कर रहे हैं। इसीलिए इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए वो एक प्लान सेटअप करते हैं कि सनम को बोला जाए कि वो अमित से मिले और जैसे ही वो मिलता है पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली जाए। इसीलिए 31 मई को जब सनम अमित सिंघल के एसोसिएट से सबसे पहले मिलता है और फिर एसोसिएट सनम को कहता है कि भाई तुम अमित को कॉल करो, पर किसी को ये नहीं पता था कि ये पूरी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करी जा रही है। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान सनम बोलता है ठीक है जो आपने लास्ट में बोला 55 वो मैं कर देता हूँ, पर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप अब मेरा ये वाला मैटर इसको आप फिनिश ऑफ कर दो प्लीज। अमित फिर बोलता है ठीक है। इससे सीबीआई को कंफर्मेशन मिल जाती है कि अमित ने घूस मांगी है। ये डिसाइड करा जाता है कि अमित का एसोसिएट 25 लाख रुपए एक्सेप्ट करेगा 4 जून को। उसी दिन सनम अमित के एसोसिएट के पास जाता है मोहाली में और पीछे पीछे उसके सीबीआई है। जैसे ही अमित का एसोसिएट कैश एक्सेप्ट करता है सीबीआई उनको रंगे हाथों पकड़ लेती है और करीब 300 किलोमीटर दूर दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में आईआरएस ऑफिसर अमित कुमार सिंघल को भी अरेस्ट कर लिया जाता है उनके घर से, जहां कई चीजें बरामद होती हैं। सीबीआई केस दर्ज करती है और एक सीबीआई ऑफिशियल बोलते हैं कि घूस की मांग के साथ साथ अमित कुमार सिंघल ने धमकी भी दी, लीगल एक्शन की और हरासमेंट की। अभी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि ये कोई एकलौता केस नहीं है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य लिखते हैं जिस तरह ये नामुमकिन है जानना कि जब एक मछली पानी में तैर रही होती है तो क्या वो पानी पी रही है या फिर नहीं, इसी तरह ये नामुमकिन है जानना कि क्या सरकारी कर्मचारी घूस लेते हैं या फिर नहीं। इंडिया में कई सिटीजन्स को घूस देनी पड़ती है ऐसी चीजों के लिए जो उनकी लीगल राइट है। इसी चीज को इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु हरासमेंट ब्राइब्स बुलाते हैं। जैसे मानो आपको सरकार से कुछ पैसा आया है, वो पैसा हासिल करने के लिए भी कई बार एक सरकारी ऑफिशियल आपसे घूस मांगेगा। अप्रैल 2025 में कर्नाटका में एक रेसिडेंट ने सोशल मीडिया में इसी के बारे में बात करी। उनके बुजुर्ग पिताजी को 3 लाख रुपए की घूस देनी पड़ी लोकल तहसीलदार को और 10,000 रुपए क्लर्क को अपनी 600 स्क्वायर मीटर जमीन को रजिस्टर करने के लिए, और 3 महीने बाद भी पेपर वर्क अप्रूव नहीं हुआ। आप में से कई लोगों के साथ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा होगा। 2019 में एक सर्वे ने दिखाया था कि प्रॉपर्टी और लैंड रजिस्ट्रेशंस में सबसे ज्यादा करप्शन देखा जाता है। अब क्योंकि ऐसा करप्शन इतना कॉमन है इसलिए आप सोचते होंगे कि सिटीजन को ना विक्टिम की तरह देखा जाएगा क्योंकि उसका तो हाल इतना बेहाल है, पर हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश के लॉ के हिसाब से ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर दोनों ही गिल्टी हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 कोई डिफरेंस नहीं मानती उस सरकारी ऑफिशियल के बीच जो घूस मांगता है और उस सिटीजन के बीच जो प्रेशर में आके घूस देता है। तो सिटीजन के पास बस 2 ऑप्शंस है, या तो घूस दो और खुद क्रिमिनल बन जाओ या फिर घूस देने से मना कर दो जिससे आपको वो चीज मिले ही ना जो आपका लीगल अधिकार है। इसीलिए इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु कहते हैं कि अभी हमारे लॉ के हिसाब से दोनों ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर पार्टनर्स इन क्राइम है, और एक बार ये घूस दे दी गई तो दोनों का इंसेंटिव है कि किसी के पास ये बात पहुंचनी नहीं चाहिए, नहीं तो दोनों जेल जाएंगे। इसी चीज का समाधान करने के लिए उन्होंने एक फैसिनेटिंग सोल्यूशन बताया। 2011 में जब वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे तब उन्होंने एक वर्किंग पेपर पब्लिश किया और इसमें उन्होंने क्या सोल्यूशन बताया कि घूस देने को लीगल कर दो। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऑफिशियल घूस की मांग कर रहा है एक हरासमेंट ब्राइब के लिए, चाहे वो बिजली का कनेक्शन के लिए हो या फिर एक राशन कार्ड के लिए हो, तो वो सिटीजन जो घूस दे रहा है उसको क्रिमिनल के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए, बस उस सरकारी ऑफिशियल को जेल में डालना चाहिए जिसने घूस की मांग करी। वो ये भी कहते हैं कि अगर कोर्ट मान लेता है कि उस सरकारी ऑफिशियल ने घूस मांगी तो उस ऑफिशियल को घूस का पूरा पैसा वापस करना होगा उस सिटीजन को जिससे उन्होंने पैसा ऐंठा। अब आप में से कुछ लोग सोचोगे कि ये कोई रियलिस्टिक सोल्यूशन है भी या फिर नहीं। बासु का जवाब था कि ये सोल्यूशन गेम थ्योरी के आधार पर है। वो कहते हैं कि अभी ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर के बीच में एक साइलेंट पार्टनरशिप है, घूस देने के बाद दोनों चुप रहेंगे। पर अगर ये लॉ बना दिया गया कि ब्राइब गिविंग इलीगल नहीं है तो घूस देने के बाद सरकारी ऑफिशियल तो चुप रहने की मांग करेगा, पर सिटीजन के पास कोई रीजन नहीं है कि वो चुप रहे। इनफैक्ट सिटीजन चाहेगा कि वो पुलिस को रिपोर्ट करे इस घूस के बारे में ताकि उनको अपना पैसा वापस मिल जाए। फिर आप ये सोचो कि करप्ट ऑफिसर भी 2 बार सोचेगा कि भाई अगर मैंने घूस ले ली इससे
तो ये शायद पुलिस स्टेशन जाएगा, मेरी कंप्लेन करेगा और फिर मैं तो जेल में जाऊंगा। इसीलिए कौशिक बासु कहते हैं कि घूस लेने वाले सरकारी ऑफिशियल्स भी 2 बार सोचेंगे घूस लेने से पहले। वो कहते हैं कि ऐसे लॉ की वजह से करप्शन में, हरासमेंट, ब्राइब्स में एक ड्रामेटिक ड्रॉप होगा। और वो कहते हैं कि इस चीज के लिए हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी। ये नहीं कि हमें एक नई सीबीआई एजेंसी बनानी है या फिर नए ऑफिशियल्स को हायर करना है, बस लॉ को चेंज करना है। अब आइडिया तो अच्छा साउंड करता है और उन्होंने एक पेपर भी पब्लिश किया इसके बारे में डिटेल में बात करने के लिए। तो भाई ये लॉ बना क्यों नहीं? क्योंकि इस पेपर के बाद देश में बवाल मच गया। कुछ लोगों ने इस आइडिया को ब्रिलियंट बताया और कुछ लोगों ने कहा कि इससे तो ब्राइबरी लीगल हो जाएगी हमारे देश में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के 2 एमपीज ने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा कि ये आइडिया इतना बेकार है कि इसको सरकारी वेबसाइट से हटा देना चाहिए, जबकि नारायण मूर्ति जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। प्रॉब्लम ये थी कि इस आइडिया के पीछे कोई बड़ा पॉलिटिशियन खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए आइडिया मर गया। और ये नहीं था कि सारे इकोनॉमिस्ट इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे। एक इकोनॉमिस्ट जॉन ड्रेस ने इस आइडिया को बेकार बताया। उन्होंने कहा कि सरफेस लेवल पर तो कौशिक बासु का आइडिया बहुत स्मार्ट साउंड करता है कि हाँ, आप एक लॉ बना दो जिससे ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर के इंसेंटिव्स चेंज हो जाएंगे जैसी घूस दी जाती है। पर रियल वर्ल्ड इतना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि कौशिक बासु का जो मॉडल है वो अज्यूम करता है कि सिटीजन के पास बस 2 ऑप्शंस है, या तो घूस दो और कंप्लेन करो या फिर घूस दो ही ना। पर रियलिटी में उनके पास 3 चॉइसेस होती है कि घूस दो, अपना काम निपटाओ और मुंह बंद रखो। कौशिक बासु के प्रपोजल से सेकंड ऑप्शन तो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि अगर आपने कंप्लेन करी आप जेल नहीं जाओगे और पॉसिबिलिटी भी है कि आपको अपना पैसा वापस मिल जाए। पर जॉन ड्रेस ये भी कहते हैं कि कौशिक बासु के प्रपोजल से तीसरा ऑप्शन भी और अट्रैक्टिव हो जाता है कि भाई घूस दो, काम करवाओ और चुप रहो। क्योंकि अगर अब घूस देना लीगल है तो भाई चिंता क्या, घूस देते रहो। दूसरी चीज है कि मोस्ट ऑर्डिनरी लोगों के लिए एक्चुअली बस 2 चॉइसेस हैं, या तो घूस मत दो जिससे आपको कई महीने और सालों तक काम ही नहीं होगा, या फिर घूस दो जिससे आपका कम से कम काम खत्म हो जाए। इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री खोल रहे हो और बिजली का कनेक्शन चाहते हो। जो सरकारी ऑफिशियल है वो एक घूस की मांग करता है, पर मोस्ट लोग ये सरदर्दी लेना नहीं चाहते क्योंकि इससे कोर्ट जाना हो सकता है, पुलिस से हरासमेंट हो सकती है और ये भी डर है कि आपका कभी काम हो ही ना। और जॉन ड्रेस कहते हैं कि अगर कौशिक बासु का लॉ पास कर दिया गया तो यही प्रॉब्लम होगी। लोग सोचेंगे कि भाई काम खत्म करवाना है तो घूस देना ही इकलौता तरीका है, और अगर घूस देना लीगल हो गया तो घूस देते रहो। और फिर वो कहते हैं कि भाई मान भी लो कि सिटीजन ने कंप्लेन कर भी दी, उसके बाद क्या कोई गारंटी है कि आपका बिजली का कनेक्शन लगेगा, सरकारी ऑफिशियल को पनिशमेंट मिलेगी और आपको अपने घूस का पैसा वापस मिल जाएगा? जब सरकार पर ट्रस्ट इतना कम है सिटीजन्स का, कितने सिटीजन्स ये रिस्क उठाएंगे? रिस्क ये भी है कि अगर आपने कंप्लेन कर दी तो हो सकता है कि कोई दूसरा गवर्नमेंट ऑफिशियल भी आपकी मदद ना करे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये सिटीजन हमें कभी भी दबा सकता है। तो सवाल यह है कि इस लॉ बनाने से क्या करप्शन कम होगा या फिर बढ़ेगा? एक साइड पर है कौशिक बासु और दूसरी साइड पर है जॉन ड्रेस। अब इसको टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में एक रिसर्च एक्सपेरिमेंट बनाया गया, जहाँ 360 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स लिए गए और उनको रोल्स दिए गए, सिटीजन्स और सरकारी ऑफिशियल्स के। इन सभी लोगों के बीच 2 डिफरेंट गेम्स खेली गई। पहली गेम या सिमेट्रिक लायबिलिटी है, यानी कि वो लॉ जहाँ दोनों ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर के खिलाफ लीगल कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा सेटअप था एसिमेट्रिक लायबिलिटी, यानी कि कौशिक बासु का प्रपोजल, जहाँ बस ब्राइब टेकर को पनिश किया जाता है। और जो फाइंडिंग्स थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। जब सिमेट्रिक लायबिलिटी होती है, यानी कि जो करंट लॉ है, तब कोई भी ब्राइब्स रिपोर्ट नहीं करता। मोस्ट सिटीजन्स घूस देते हैं अपना काम करवाने के लिए और घूस देने के बाद सब चुपचाप रहते हैं। एग्जैक्टली वही चीज जो कौशिक बासु ने बताई कि ब्राइब गिवर और ब्राइब टेकर पार्टनर्स इन क्राइम है। फिर गेम स्विच कर दी जाती है एसिमेट्रिक लायबिलिटी में, और इधर देखा जाता है कि अब सिटीजन्स घूस को रिपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब जो भी हो रहा है वो एग्जैक्टली कौशिक बासु ने प्रिडिक्ट किया। पर रिसर्चर्स इधर रुकते नहीं है, उनको ये भी देखना है कि जो जॉन ड्रेस का क्रिटिसिज्म है वो वैलिड है या फिर नहीं। इसलिए वो कुछ और रूल्स ऐड करते हैं। वो ये बोलते हैं कि कुछ सिटीजन्स जो ब्राइब रिपोर्ट करते हैं उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि उनको अपना पैसा मिलेगा भी। एक और वर्जन खेला जाता है
जहां रिपोर्ट करने के बाद सरकारी ऑफिशियल सिटीजन की जिंदगी तबाह कर सकता है हरासमेंट से या फिर उनका काम ना करके। और रिजल्ट्स ने यही दिखाया जो जॉन डज ने प्रेडिक्ट किया। जब लोगों को पता है कि उनको शायद रिफंड ना मिले, लोग रिपोर्टिंग करना बंद कर देते हैं। और जब लोगों को पता चलता है कि सरकारी ऑफिशियल कंप्लेन के बाद उनकी तरफ भागेगा, तो लोग रिपोर्टिंग करना और कम कर देते हैं। तो बेसिकली रिसर्चर्स ने ये कंक्लूड किया कि लोग तब कंप्लेन करेंगे जब दो चीजें होंगी। पहली कि करप्ट सरकारी ऑफिशियल को पनिशमेंट मिलेगी, और दूसरी कि कंप्लेन करने के बाद सिटीजन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और यही चीज हमें हमारे समाज में चाहिए। हमें बेसिकली विसिल ब्लोअर पॉलिसीज चाहिए कि अगर आपने कंप्लेन करी, ना आपका नाम पब्लिक में आएगा और ना किसी और सरकारी ऑफिशियल को पता चल सकता है कि आपने कंप्लेन करी। और दूसरी चीज है एनफोर्समेंट की, कि कंप्लेन तो हो गई, पर उसके बाद क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी? क्या सरकारी ऑफिशियल को एक्चुअली जेल भेजा जाएगा या फिर नहीं? जब एनफोर्समेंट होती है, चाहे छोटी या फिर बड़ी, रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्पेशल क्लीनलीनेस स्क्वाड्स बनाए ऑन द स्पॉट चालान्स लगाने के लिए उन लोगों के खिलाफ जो गंदगी कर रहे हैं। फरवरी 2025 में ही इंदौर की म्युनिसिपैलिटी ने 4000 लोगों को पकड़ा कचरा करते हुए और 36 लाख रुपए कलेक्ट करे फाइन्स में। ये एक तरीका है अपने शहर को साफ रखने का। सिंगापुर का भी एग्जाम्पल देख लो। 1960s में समाज के हर लेवल में उधर करप्शन होता था, और आज ये वन ऑफ द लीस्ट करप्ट कंट्रीज में से एक है। ये हुआ एक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन बॉडी की वजह से, सिंगापुर करप्ट प्रैक्टिसेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जिसका काम ही यही है कि जब एक सरकारी ऑफिशियल के खिलाफ कंप्लेन होती है तो उसको इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करें। और यही अच्छा तरीका है करप्शन को हटाने का। एनफोर्समेंट हो, जहाँ अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो, और जो कंप्लेन कर रहा है उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करी जाए। अगर ऐसा होगा तो लोग कंप्लेन करेंगे, नहीं तो लोग घूस देंगे अपना काम करवाने के लिए और फिर चुप रहेंगे। Also, don't forget to check out Outskill, description में लिंक है।